हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। बच्चों, आज का वीडियो जो है वो किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे नहीं है, ना मैं कोई फिजिक्स का कोई पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ आपको। आज का जो वीडियो मैंने बनाया है वो बेसिकली है टारगेट MHTCET। बच्चों, आपको पता है जेई ऑलरेडी खत्म हो चुका है, और अगर आपका जेई में बहुत अच्छा स्कोर आने वाला है तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस। बट इन केस अगर आपके बस वहां मिस हो चुकी है जेई मेंस में, तो अभी भी आपके पास एक खुला ऑप्शन है MHTCET, प्रोवाइडेड यू हैव डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र। अगर आपके पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल है, आपने 10th और 12th महाराष्ट्र से किया हुआ है, तो अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस, आई मीन टॉप के इंजीनियरिंग कॉलेजेस को पाने का अभी भी आपके पास एक मौका है, और वो है हमारा MHTCET, जो कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक में कंडक्ट होने वाला है। बच्चों, मैं ब्रीफ में आपको बताऊंगा इस एग्जाम के कुछ बेसिक पॉइंट्स, क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए और क्या कितने मार्क्स मिलने चाहिए आपको टॉप के कॉलेजेस में। एंड मेजर फोकस हमारा रहेगा फिजिक्स पे। मेजर फोकस जो हमारा होगा वो होगा हमारा फिजिक्स पे। जो थोड़े से टाइम बचे हैं, मैं आपको ब्रीफ में पूरा वीडियोस देखिए, आपको मैं ब्रीफ में बताऊंगा कि एग्जैक्टली कौन कौन से चैप्टर्स पे इस शॉर्ट टाइम में आपको फोकस करना है, ताकि आप मैक्स टू मैक्स मार्क्स ला सके। मैक्स टू मैक्स मार्क्स लागे, कम से कम टाइम में मैक्सिमम मार्क्स अगर आपको लाना है, तो इस पूरे वीडियो को देखिए और ट्राई टू अंडरस्टैंड और उसको इंप्लीमेंट कीजिए। सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, उसको आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है? तो ताकि आपका अगर सेकंड चांस आपको मिलने वाला है, तो आप उसका पूरा का पूरा फायदा उठाइए। आते हैं ब्रीफ में इसके टॉप ओवरऑल ओवरव्यू पे। MHTCET, दिस इज एन एंट्रेंस एग्जाम फॉर BTech B Pharma इन महाराष्ट्र। BTech B Pharma, सबसे जो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, आपका डोमिसाइल होना चाहिए, नो डाउट महाराष्ट्र का। एग्जाम का जो मोड होने वाला है, डेफिनेटली लास्ट ईयर पहले पेपर मोड होता था, बट लास्ट ईयर से ये ऑनलाइन मोड में कन्वर्ट हो गया है। सो इट्स अ ऑनलाइन मोड। टोटल जो मार्क्स होंगे वो 200 होते हैं। टोटल मार्क्स 200, मतलब आपको आउट ऑफ जो मार्क्स मिलने वाला है वो 200 मार्क्स पे होगा। अगर मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस किस सब्जेक्ट को कितने क्वेश्चंस वेटेज है या कितने क्वेश्चंस किस सब्जेक्ट से आते हैं, तो ये पूरा पेपर दो पार्ट में होता है, PCB और PCM। अगर आप BE BTech के लिए जा रहे हो तो डेफिनेटली आपको PCM देना है, और B फार्मा के लिए आप जाने वाले हो तो आपको PCB देना होता है। PCM की अगर हम बात करें तो तीनों में 50-50-50 क्वेश्चंस होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, तीनों में 50-50 क्वेश्चंस होते हैं। अगर PCB की बात करते हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी 50-50-50-50, ओके। अब आप बोलोगे यहाँ पे सिर्फ 150 क्वेश्चन है, यहाँ पे 200 क्वेश्चन है। आते हैं उस पॉइंट पे भी कि वेटेज कैसे डिवाइड होता है। वेटेज कैसे डिवाइड होता है? सो PCB में फिजिक्स से 50, केमिस्ट्री से 50 और मैथ से 50। PCB में 50-50, बॉटनी, जूलॉजी 50-50। टोटल जो टाइम मिलता है बच्चों, आपको टोटल जो टाइम मिलता है एग्जाम के लिए वो है 3 आवर्स का, जिसमें से 1.5 आवर्स आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए मिलते हैं दोनों में, और बाकी का जो 1.5 आवर्स मिलता है वो आपको मैथ्स और बायोलॉजी के लिए मिलता है, ओके। मतलब अगर 3 आवर्स में 1.5 डिवाइडेड है, मतलब 180 आवर्स, सॉरी 180 मिनट्स, टोटल 180 मिनट्स मिलते हैं और आपको क्वेश्चन यहाँ पे 150 और यहाँ पे टोटल 200 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे अगर आप देखने जाओ तो आपको मोर देन अ मिनट मिलता है, बट यहाँ पे लेस देन अ मिनट मिलता है फॉर वन क्वेश्चन। मार्किंग स्कीम कैसी होती है? मार्किंग स्कीम कुछ ऐसा है, PCB का जो पेपर आप देख रहे हो, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वाला जो पेपर है, वहां पे एक क्वेश्चन एक मार्क, एक क्वेश्चन एक मार्क, 200 क्वेश्चन 200 मार्क। पर जब वो जो मैथ्स वाला सेगमेंट हमारा होता है, जो मैथ्स का सेगमेंट होता है, जस्ट PCB PCM में, जहाँ पे मैथ्स 50 क्वेश्चन से आता है, वहां पे एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क मिलते हैं। तो यहाँ पे 50 का 50, यहाँ पे 50 का 100 हो जाता है, तो टोटल 200 मार्क्स का पेपर इस तरह से सेट होता है। फाइनली फिर बात करें सबसे बड़ा एडवांटेज, जो सबसे बड़ा एडवांटेज है हमारा वो है नो नेगेटिव मार्किंग। जेई में, नेट में इसी की वजह से बैंड बजती है, जहां पे हम हमारा तुक्का नहीं लगा सकते। इसको हम सिंपली, ये वही बच्चे इससे खुश होते हैं जो तुक्का मारने के चक्कर में होते हैं या फिर गेस करना चाहते हैं। तो डेफिनेटली आपके लिए यहाँ पे एक एडवांटेज है, आप गेस मार सकते हो। अगर आपको नहीं भी आता है तो पेपर ब्लैंक छोड़ के नहीं आना है, आपका इंट्यूशन जो बोलता है, आपको क्वेश्चन पढ़ा, तुरंत जो आपका इंट्यूशन क्लिक किया कि ये होना चाहिए, तो बिंदास टिक कर दो। क्वेश्चन एक भी फालतू वेस्ट नहीं होना चाहिए। सिलेबस पे आते हैं। सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो बच्चों, सिलेबस हमारा जो यहाँ पे 11th और 12th का स्टेट बोर्ड का सिलेबस होता है। 11th का जो स्टेट बोर्ड का सिलेबस है वो 20%
क्वेश्चन आते हैं वहां से, और 12th स्टेट बोर्ड से 80% क्वेश्चन। 20% और 80% का मतलब क्या है? आउट ऑफ 50 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन हमेशा 11th के सिलेबस से होंगे, सॉरी 11th के सिलेबस से होंगे, और 80% मतलब 40 क्वेश्चन आउट ऑफ 50, 40 क्वेश्चन आउट ऑफ 50 जो होंगे वो 12th के सिलेबस से होते हैं। तो 11th का सिलेबस आपका 20%, 12th का सिलेबस आपका 80%, ये काउंट होता है। अब इस 10% और 20% और 80% में क्या है और क्या नहीं है, क्या है और क्या नहीं है, उसमें भी मैं ब्रीफ में बता दूंगा आपको। बट ये जो ओवरऑल सिलेबस है, तो मेजर जो आपका वेटेज है वो 12th पे ही है। बट एक चीज याद रखो, 12th भले वो 11th 20% है, लेकिन वो बेसिक्स है। अगर वहां बेसिक्स आपका थोड़ा सा वीक होगा तो वो आपका डेफिनेटली उस 80% को अफेक्ट करेगा, कहीं ना कहीं उस 80% को अफेक्ट करेगा। तो 11th के जो बेसिक टॉपिक्स है जो लिस्ट वहां पे इंक्लूडेड है, उनके कंसेप्ट आपको काफी अच्छी तरह से आने चाहिए। मतलब आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते। ये बोलने को 20% है, बोलने को 20% है और ये 80% है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका रोल इस 80% को सॉल्व करने में होता है। तो 11th के चैप्टर्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने कि 12th के। ठीक है, तो ये ओवरऑल सिलेबस है। मतलब हर एक क्वेश्चन आप देख सकते हो 50-50 में से 10 क्वेश्चन हमेशा आपको 11th के सिलेबस से रिलेटेड होगा, और 12th बाकी का 40 जो क्वेश्चन होगा वो 12th के सिलेबस से होगा। अगर मैं लेवल की बात करूं, क्वेश्चन का जो लेवल होता है, नो डाउट जेई के कंपैरिजन में स्टेटी का सिलेबस या लेवल थोड़ा सा लो होता है। थोड़ा सा लो मैं बात कर रहा हूँ, मैं बहुत लो बोल के आपको हवा में नहीं उड़ाना चाहता कि नहीं पेपर बहुत इजी होता है, सीटी का नहीं बहुत इजी होता है। पेपर इजी तो नीट का भी इस बार आ गया था, तो आप ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते। फिलहाल जो आपका सिलेबस है स्टिक रहिए पेपर को, मतलब आप किसी भी चीज को हल्के में मत लीजिए कि पेपर बहुत इजी होता है, बहुत इजी होता है, कुछ भी जाएगा आराम से आ जाएगा, ऐसा नहीं है। पेपर का अपना एक स्टैंडर्ड होता है हर एक पेपर का, और वो स्टैंडर्ड आपको मेंटेन करना है। अगर मैं बात करूं कि टॉप कॉलेजेस जो आप सीटी के थ्रू पा सकते हो, तो टॉप कॉलेजेस में आता है हमारा आईसीटी मुंबई, सीओईपी पुणे, विजेटीआई, ये टॉप के कॉलेजेस हैं। ओके, इनकी रैंकिंग ऑल ओवर इंडिया में भी ये टॉप 100 में काउंट होने वाले कॉलेजेस हैं ये, जिसको आप एमएचटी सीटी के थ्रू पा सकते हो। अब इंडिविजुअल सब्जेक्ट की बात करें, अगर हम इंडिविजुअल सब्जेक्ट की बात करें, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो सबका अपना अपना इंपॉर्टेंस है, सबका अपना अपना इंपॉर्टेंस है। बट अगर आपने कभी भी जेई का एग्जाम या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम लिखा हुआ है, तो ये आपका ही नहीं पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस है, ये ओवरऑल एक्सपीरियंस है कि फिजिक्स ही हमेशा डिसाइडिंग फैक्टर बनता है, फिजिक्स ही हमेशा डिसाइडिंग फैक्टर बनता है। अगर आप सारे टॉपर्स के रिजल्ट्स को सर्वे करोगे, टॉपर्स के रिजल्ट का सर्वे करोगे, तो यू विल फाइंड सबको केमिस्ट्री में बहुत अच्छा होगा, मैथ्स में बहुत अच्छा होगा, या बायो वाले बायो बहुत अच्छा होगा। लेकिन जो उनका जो रैंकिंग अप एंड डाउन होता है ना, वो होता है सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स की वजह से। तो फिजिक्स हमेशा से हर एक एंट्रेंस एग्जाम में हमेशा डिसाइडिंग फैक्टर का रोल प्ले करता आया है। तो इसलिए आपको फिजिक्स पे पूरा का पूरा फोकस करना है। तो फिलहाल इस लेक्चर में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि फिजिक्स का जो ओवरऑल वेटेज है चैप्टर वाइज, किस टॉपिक का कितना है, और किस टॉपिक पे ज्यादा फोकस करके आप कम टाइम में ज्यादा मार्क्स ला सकते हो, कम टाइम में ज्यादा मार्क्स ला सकते हो। याद रखना, कम टाइम में ज्यादा, क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम बचा नहीं, कि जो टाइम बचा है हमको उसको स्मार्टली यूटिलाइज करना है। कैसे कर सकते हैं देखो, तो आते हैं ब्रीफ में चैप्टर वाइज वेटेज पे। यहाँ पे मैंने चैप्टर वाइज वेटेज में नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं लिखा है बच्चों, परसेंटेज लिखा हुआ है कि किस चैप्टर को ऑलमोस्ट कितना परसेंटेज है, अप्रोक्सीमेट अप्रोक्सीमेट, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंट्रेंस में फिक्स नहीं होते हैं, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होता जाता है, तो इसलिए परसेंटेज इज बेटर वर्ड, क्योंकि आपका रिजल्ट भी आपको परसेंटेज में मिलने वाला है, परसेंटाइल में मिलने वाला है, तो बेटर है इस चीज को ज्यादा अच्छी तरह समझते हैं। ये जो मैंने चैप्टर्स लिखे हैं ये इंक्लूडिंग 11th और 12th के सब मिक्स है, मैंने पर्टिकुलर चैप्टर का नाम नहीं लिखा, मैंने ओवरऑल जो ग्रुप है वो लिखा हुआ है। सबसे पहले आ जाता हूं, देखते हैं। सबसे पहला है हमारा काइनेटिक थ्योरी एंड रेडिएशन। काइनेटिक थ्योरी एंड रेडिएशन अकेला एक ऐसा सेगमेंट है जिसको 12% का वेटेज है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। हाँ, बट मजे की बात यह है कि जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत इजी होते हैं। वेटेज 12% है, बट क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चंस ही आते हैं ज्यादातर। तो इस चैप्टर को आप इग्नोर नहीं कर सकते। मैं बोलूंगा ये एक बहुत बड़ा सेगमेंट है। एक दो चैप्टर करके अगर आपको 12% मार्क्स मिल रहा है, मतलब 50 में से आपके 5 क्वेश्चन अगर सॉल्व हो रहे हैं, तो बहुत बड़ी चीज है, ये बहुत बड़ी चीज है। ऑसिलेशन 8%, एटम मॉलिक्यूल्स 8%, रोटेशनल मोशन 8%।
ये ऑसिलेशन और रोटेशन मोशन से थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, ऑसिलेशन और रोटेशन मोशन से थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं, बट अगर आपको फॉर्मूले आते हैं, क्वेश्चन एक्चुअली आप बहुत क्लियर हो तो इनको इजिली ट्रैक कर सकते हो। एटम मॉलिक्यूल न्यूक्लियर अगेन एक मॉडर्न फिजिक्स का टॉपिक है। 8% इसको वेटेज है, 8% मतलब आप ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ से एटम मॉलिक्यूल से। फाइन, 8% का इसका वेटेज होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत इजी और स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं। ये ज्यादातर क्वेश्चन किस पे होते हैं, आपके न्यूक्लियर वाले सेगमेंट पे या रेडियो एक्टिविटी वाले सेगमेंट पे, या फिर एनर्जी बोर्स का जो एनर्जी लेवल डायग्राम था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरीज, लाइमन बार्मर पैटर्न, उस पे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये आप बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये पार्ट देख लो। इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और करंट इलेक्ट्रिसिटी प्लस मैग्नेटिज्म, ये 5 चैप्टर 1 2 3 4 5, ये पूरा बनता है बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हमेशा से फेवरेट सेगमेंट रहा है एग्जामिनर्स का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हमेशा से फेवरेट टॉपिक रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, वो चाहे जेई का उठा के देख लो, नेट का उठा के देख लो, या फिर सीटी का निकालो, बहुत बड़ा वेटेज इस सेगमेंट को होता है। अब देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक 7%, मैग्नेटिक इफेक्ट 6 7 6 13, electromagnetism 13 plus 6 is 19, 19 and 5 24, 24 and plus 4 28%, 28% मतलब 1/4 of the paper। 28% मार्क्स आपको सिर्फ कहां से मिल रहे हैं, सॉरी 28% मार्क्स सिर्फ इन 4 टॉपिक्स आपको मिल रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड ईएमआई। सो बच्चों इन चैप्टर्स को तो कभी आप ऑप्शन में नहीं छोड़ना, इन चैप्टर्स को कभी ऑप्शन में नहीं छोड़ना, इन पे पूरा का पूरा फोकस करो। एक एक क्वेश्चन, एक एक फॉर्मूला अच्छी तरह से देख लो, एक टेक्स्ट बुक के एक लाइन पढ़ डालो। कभी कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, कभी कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं। न्यूमेरिकल आ गया तो बहुत ही प्लस पॉइंट है, ऑब्वियसली 40 प्लस न्यूमेरिकल से होते हैं, हार्डली 10 क्वेश्चन थ्योरेटिकल होते हैं, लेकिन वो 10 क्वेश्चन भी बात करने के लिए आपको थ्योरी कंसेप्चुअली क्लियर होनी चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा सेगमेंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मैं हमेशा हर एग्जाम में बोलता हूँ बच्चों को कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को कभी अवॉइड मत करो। सो ये 4 चैप्टर करके ही आपको 25% मिल गया ना, और क्या लोगे यार, 4 चैप्टर में आपका 25% कवर हो रहा है ऑलमोस्ट। बाकी देखते हैं, सेमीकंडक्टर 6%, ज्यादातर थियोरेटिकल क्वेश्चन आते हैं। एक ही सेगमेंट है जहां से न्यूमेरिकल आ सकता है, और वो है हमारा एम्पलीफायर सेगमेंट। तो एम्पलीफायर वाला सेगमेंट को अच्छी तरह से पढ़ लेना, वहां पे कुछ न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस रहते हैं। वेव मोशन, वेव मोशन 5% है। वेव मोशन मतलब साउंड, सिर्फ वेव मोशन में सिर्फ 11th की वेव मोशन की बात नहीं कर रहा है, 11th का 12th की वेव मोशन, 11th का जो आपका साउंड वेव टॉपिक था उसको भी आप इसमें ऐड कर लो, उसको मिला जुला के 5% यहां से पूछा जाता है। मतलब हार्डली एक आधा क्वेश्चन, दो या एक या दो क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं। सर्कुलर मोशन ज्यादा इंपॉर्टेंस को नहीं दिया जाता, 4% का सर्कुलर मोशन, सरफेस टेंशन, वेव ऑप्टिक्स, ये सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको 4% का वेटेज है ओवरऑल सिलेबस में। देन ग्रेविटेशन, हियर यू कैन सी ज्यादा कुछ वैल्यू नहीं दी गई है, उसको 3% का वेटेज है। स्टेशनरी वेव, अगेन ये साउंड सेगमेंट में आता है। वेव मोशन, स्टेशनरी वेव मिलते जुलते चैप्टर्स है, तो वेव मोशन का 5 और स्टेशनरी वेव का 3 जोड़ लोगे तो आपका 8% यहाँ पे भी कवर हो रहा है। 8% वेटेज यहाँ पे भी ऑलमोस्ट कवर हो रहा है। इलेक्ट्रॉन फोटोन अगेन 3%। वेव थ्योरी ऑफ लाइट ज्यादा वैल्यू नहीं दी गई है इसको, क्योंकि टोटल चैप्टर थियोरेटिकल है, जो न्यूमेरिकल का लेवल है वो बहुत हाई नहीं होता है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप के न्यूमेरिकल्स होते हैं। कम्युनिकेशन अंडररेटेड टॉपिक, सिर्फ और सिर्फ 8%, मतलब एक क्वेश्चन कभी आया कभी नहीं भी आता है, कभी आया कभी नहीं भी आता है। तो ये वो चैप्टर्स हैं, ये चैप्टर वाइज वेटेज है। अब मैंने इसे बताया है, स्टार्टिंग से बोल रहा हूं कि हमारा फिजिक्स ही डिसाइडिंग फैक्टर है। अगर आपको टॉप के इंजीनियरिंग कॉलेजेस चाहिए तो आपका टारगेट 175 प्लस होना ही चाहिए, 175 प्लस आउट ऑफ 200। और ये 175 प्लस आउट ऑफ 200 आपको कब मिलेगा, जब आपको फिजिक्स में 40 प्लस का चांसेस होगा। अगर आप फिजिक्स में 40 प्लस गेन कर सकते हो तो ये टारगेट भी आप बहुत आसानी से अचीव कर सकते हो, और जो आप जेई में मिस किया है आपने उसकी भरपाई आप यहाँ पे एमएचटी सीईटी में
कर सकते हो। तो बच्चों ये है कुछ स्टैंडर्ड चैप्टर्स, जैसे मैं बता रहा हूँ कि मिनिमम एफर्ट में मैक्सिमम मार्क्स अगर आपको लाना है तो इन चैप्टर्स पे फोकस करना पड़ेगा, आपको इन चैप्टर्स पे फोकस करना पड़ेगा। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, काइनेटिक थ्योरी और एंड रेडिएशन को बहुत अच्छी तरह से कीजिए। मैक्सिमम वेटेज था लास्ट ईयर इस चैप्टर का, अप्रोक्सीमेशन है कि उतना ही वेटेज यहाँ पे मिलेगा, तो अराउंड 12% यहाँ पे मिल रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म अकेले आपको 25% दे रहा है, 25 और ये 12 मिला के 30-40% तो सिलेबस आपका यहीं से कवर हो रहा है। फिर जैसे इजी चैप्टर्स में बात करूं तो वेव मोशन और स्टेशनरी वेव काफी इजी चैप्टर है, 5 से 6% आपको 8% यहाँ पे मिल रहा है, तो 50+ यहाँ पे मिल जाता है। सर्कुलर मोशन, सरफेस टेंशन और ये सब बहुत इजी टॉपिक्स है। हाँ, वेव ऑप्टिक्स की मैं बात कर रहा था, वेव ऑप्टिक्स और इंटरफेरेंस। वेव ऑप्टिक्स देखो, वेव ऑप्टिक्स एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, सॉरी, वेव ऑप्टिक्स एक बहुत बड़ा सेगमेंट है आपके लिए, लाइक वेव थ्योरी ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन। थियोरेटिकली चैप्टर बहुत बड़ा है बट उससे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, तो वहां पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। जेई और नेट की बात करूं तो वहां पे काफी ज्यादा फोकस किया जाता है, बट सीईटी में वहां पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। तो आपको वेव ऑप्टिक्स लाइक इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन पे ज्यादा टाइम पास मत करो। तो मेजर जो आपको करने हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशन पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पूरा पूरा आपको करना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पूरा करना है। मॉडर्न फिजिक्स की बात कर रहे हैं जहां पे हम एटम, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन, फोटोन, ये छोटे छोटे चैप्टर्स हैं और इनसे बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, तो इनको भी आप अच्छी तरह से करोगे, इनको भी बहुत अच्छी तरह से करोगे। तो पेपर जो आपको बोर्ड का जो पेपर 2 का सिलेबस था वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए आपका। पेपर 1 में सिर्फ देख रहे हो आप छोटे छोटे सेगमेंट्स ही हैं, 4% वाले, 3% वाले, तो इन पे भी आप फोकस कर सकते हो। तो ये जो मैं बता रहा हूँ, जो मेजर चैप्टर्स हैं, इन पे अगर आप अच्छा फोकस करते हो तो डेफिनेटली आपको फिजिक्स में 40+ मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। 40+ मार्क्स, अगर आपका 40+ यहाँ पे बन रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पे 175+ लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता, प्रोवाइडेड आपकी बाकी सब्जेक्ट्स की कंडीशंस अच्छी हो। शॉर्ट टाइम की बात करूं तो अब फिजिक्स के लिए पढ़ाई कैसे करनी है आपको। फिजिक्स के लिए अब जो लास्ट के 10-15 दिन बचे हैं, 15-20 दिन जो भी बचे हैं आपके पास, उसमें पहली चीज तो आप हर एक चैप्टर का सिनॉप्सिस पढ़ो अच्छी तरह से। सिनॉप्सिस पढ़ना है आपको अच्छी तरह से, सिनॉप्सिस इन द सेंस पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, ब्रीफ हिस्ट्री पढ़नी है आपको चैप्टर्स की। सारे फॉर्मूलेज आपके टिप्स पे होने चाहिए, सारे फॉर्मूलेज आपको टिप्स पे होने चाहिए, और जितने ज्यादा हो सकते हैं पेपर सॉल्व करो, पेपर सॉल्व करो, क्योंकि यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये ऑनलाइन है तो हो सकता है, तो अगर आप ऑनलाइन प्रैक्टिस कहीं कर रहे हो तो वो बहुत हेल्पफुल होगी आपकी, पेपर पे सॉल्व करने से बजाय आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो भी अगर आप दे सकते हो, तो सीईटी की वेबसाइट पे भी कुछ प्रैक्टिस मॉडल पेपर अवेलेबल है, आप वहां पे जाकर कर सकते हो, क्योंकि कंप्यूटर का जो प्रोफिशिएंसी है, मतलब एक्सपर्टाइजेशन होना चाहिए कि उसको हैंडल करने आपको इजीली आना चाहिए और कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सको। तो ठीक है, तो बच्चों ये था आज का हमारा ओवरऑल व्यू। नेक्स्ट वीडियोस में मैं कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस की भी बात करूंगा, पर्टिकुलर टॉपिक में भी कौन सा टॉपिक पढ़ना है वो उस पर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। तो फिलहाल अगर मैं आपका टारगेट फिजिक्स में 40+ है तो ये जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं इनको डेफिनेटली आप फॉलो कीजिए, इन चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस कीजिए। 40+ लाने से कोई नहीं रोक सकता आपको, बिलीव मी, कोई नहीं रोक सकता। ओके, सो ठीक है, इस वीडियोस के लिए इतना ही।